हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग में। मैं राम ठाकुर आपके सामने नए सब्जेक्ट के साथ आ चुका हूं। अब आज से आपका जीएस का सब्जेक्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, तो आज से जो है हम फिजिक्स को लेकर के चलेंगे। तो फिजिक्स में मैं सबसे पहले जो चैप्टर ले रहा हूँ वो है साउंड। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसके बाद जो है धीरे धीरे इसके बाद हम यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, ये सारे चैप्टर्स जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब करेंगे। लेकिन ये जो साउंड है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें काफ़ी कुछ समझने के लिए होता है, इसलिए मैं साउंड से ही स्टार्ट करूँगा आपका फिज़िक्स का चैप्टर। ठीक है। तो और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो जीएस सेक्शन है ना, आपका मैथ और रीजनिंग के अलावा जो 30-30 मार्क्स के होते हैं, 40 नंबर के होते हैं आपके जीएस और जीके मिला के, जिसमें आप मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन जो है सिर्फ जनरल साइंस के होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के होते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज से फिजिक्स का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया क्या क्या चैप्टर्स हैं। साउंड है, लाइट है, उसके बाद आपका यूनिट एंड मेजरमेंट है, फोर्सेस है, लॉज है, ये सब है। ये सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे और इसमें जो है आपको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाऊँगा उसके बाद आपको और कोई बुक्स या और कोई रेफरेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फ़िज़िक्स की पूरी तैयारी यहाँ हो जाएगी और ये आपका मान के चलिए 15 से 20 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। मैथ आपका अभी 10 से 15 दिन चलने वाली है, उसके बाद फिर बायोलॉजी लेके आ जाएंगे और इधर आपका रीजनिंग भी जो है मोस्ट प्रोबेबली कल से स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो आप यूट्यूब पे बने रहे, अच्छे से पढ़ाई करें। सभी चैनल्स इस चैनल्स पे आपको सभी सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम से पहले आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। क्वेश्चंस का एक अलग से सेशंस लेंगे हम लोग, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन की सीरीज़ भी चलाएंगे। तो ये सब के लिए आपको यूट्यूब पे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, और जिससे आपको जब भी वीडियोज़ आएंगी तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। और साथ में जो है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए, तो साउंड साउंड बोलने से आपको क्या लगता है, ये समझ में आता है? अच्छा, सुनाई देना है, यानी हेयर करना, जो हेयर जो करते हैं उसको बोलते हैं साउंड। तो साउंड क्या है? साउंड जो है लाइट के तरह जो है ना, यह भी एक एनर्जी है। तो क्या बोल सकते हैं, साउंड जो है, ध्वनि जो है, वह एक तरह का ऊर्जा है। जस्ट लाइक लाइट। जैसे हम लोग लाइट को जानते हैं कि लाइट क्या है, लाइट एनर्जी है। साउंड क्या है, साउंड एनर्जी है। तो लाइट जैसे हम लोग को ऐसी एनर्जी है जो देखने में मदद करती है, उसी तरह साउंड वो एनर्जी है जो हम लोग को सुनने में मदद करती है। तो उसको क्या बोलते हैं, साउंड। अब देखिए, साउंड बोलने से समझ में तो आ गया कि साउंड क्या है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है, कैसे इसको उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना कि यह जो है उत्पन्न होता है वाइब्रेशन से। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वही इसको जो है उत्पन्न करेगा। आप किसी मेटल का चीज़ ले करके दूसरे मेटल पे मारे तो उसमें देखिए वाइब्रेशन सा उत्पन्न होता है। आप हाथ में रखेंगे ना तो हाथ में आपको झनझनाहट लगेगा। तो वह जो वाइब्रेशन होता है ना, वही वाइब्रेशन जो है आपको प्रोड्यूस करता है साउंड। अब वाइब्रेशन बोले तो क्या, टू एंड फ्रो मोशन या अप्स एंड डाउन मोशन, वही होता है ना वाइब्रेशन। आपने वाइब्रेशन, मोबाइल का वाइब्रेशन कभी देखा है? देखा नहीं। मेरा बोलने का मतलब कि आपने महसूस किया है? वो भी देखिए आपको लगेगा टू एंड फ्रो, यानी इधर उधर या ऊपर नीचे ही होता है वो। तो साउंड भी जो है वह कैसे उत्पन्न होता है, थ्रू वाइब्रेशन, यानी टू एंड फ्रो मोशन से। ठीक है। अच्छा, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वह साउंड के लिए भी काम करता है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हम आगे वर्क पावर में पढ़ेंगे, तो मैं आपको यहाँ काफ़ी संक्षेप में, काफ़ी ब्रीफली बताता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। समझिए ध्यान से कि एनर्जी को जो है ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना हम उसका विनाश कर सकते हैं। एनर्जी सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। याद रहेगा। तो साउंड जो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है। और देखिए, उसी तरह जैसे मैंने बोला वाइब्रेशन से साउंड उत्पन्न होती है, उसी तरह जो है हमारे कान में जो सुनाई पड़ता है, हमारे ईयर में जो सुनाई पड़ता है, ठीक है, या हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हम जो साउंड निकालते हैं, वो साउंड किसके द्वारा होता है? वो साउंड होता है हमारे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन के
द्वारा। कभी आप बोलते समय अपने गला को अगर टच करेंगे तो नेक पे अपने हाथ लगाएंगे तो आप देखेंगे वाइब्रेशन आपको फील होगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि साउंड कब प्रोड्यूस होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, टू एंड फ्रो होगा, या फिर आपका अप्स एंड डाउन्स मोशन होगा तब। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये हमने प्रोडक्शन ऑफ साउंड पढ़ लिया, साउंड क्या है पढ़ लिया। अब हम चलते हैं प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मतलब क्या? प्रोपागेशन का मतलब हुआ, अब ये साउंड है, ये एक जगह से दूसरे जगह जाएगा ना, तभी तो कम्युनिकेशन होगा या किसी तरह का हमको साउंड सुनाई पड़ता है। अब बिजली कड़कती है, उसका साउंड आपको सुनाई पड़ता है, कैसे? वो साउंड ट्रेवल करके आपके कान तक आई तब तो आपको सुनाई पड़ा। तो यानी जो साउंड जो है वह एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, किस तरह जाता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह होता है कि साउंड को जो है आपको मीडियम चाहिए। बिना मीडियम का साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब है कि वैक्यूम, जो वैक्यूम होता है, जहाँ एयर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, क्या वहाँ साउंड ट्रेवल करेगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। साउंड रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपागेट। इसलिए जो है यह किस किस में जाएगा, या तो सॉलिड में ट्रेवल करेगा, या लिक्विड में, या गैस में। ठीक है, और यह जो है आपका जो डिपेंड करता है वह डेंसिटी पे डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का आपको टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से जो है जो हमारा प्रोपागेशन है वो डिपेंड करता है, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें है कि साउंड जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है वह किस में सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको जानना होगा। तो देखिए साउंड जो है सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है आपको सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, सबसे कम गैस में, सबसे ज़्यादा लिक्विड में। ठीक है, याद रहेगा। तो ऐसे ही जो है हमको देखना है कि प्रोपागेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सॉलिड में। और सॉलिड में भी किस में, तो एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में जो है सबसे ज़्यादा साउंड प्रोपागेट करता है 6320 मीटर पर सेकेंड, 6320 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरह से हमको ये समझ में आ गया कि कैसे जो है प्रोपागेट करता है। अब जो है हम देखते हैं कि साउंड का स्पीड जो है वह किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्पीड जो है साउंड का वो डिपेंड करता है आपका दो चीज़ों पे, एक तो टेम्परेचर और दूसरा डेंसिटी। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डेंसिटी में लिखा हुआ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो हमारा स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, मीडियम में बढ़ेगा। तो अच्छा वो कैसे होगा, आप बोलेंगे कि यार टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, स्पीड कैसे बढ़ेगा? तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका अंदर जो पार्टिकल्स है वो भी ज़्यादा मूव करेगा, एक्साइट होगा, तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा या नहीं? हाँ होगा। तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, आपका स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ता है। अच्छा, अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी बढ़ने से जो है साउंड का स्पीड घटता है। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा अब बताइए अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक, कैसे, देखिए अगर हम लोग लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, गैस बनेगा। अच्छा, गैस का कोई वॉल्यूम होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक रूम में गैस को फैला दिया जाए तो उस रूम का वॉल्यूम के बराबर वो जो है वॉल्यूम ले लेगा, तो यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, अगर किसी का डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ये पूरा वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो डेंसिटी इस केस में कम होगा, और डेंसिटी कम होगा और इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हुआ। तो इसका मतलब और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा। तो इसलिए जो है डेंसिटी जो है बढ़ाने से आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है वह घट जाता है। ठीक है, तो विद द राइज इन डेंसिटी द स्पीड ऑफ साउंड गोज डाउन। ओके, तो ये था आपका स्पीड। अब देखिए द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। ठीक है, कैसे, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं साउंड इंक्रीज होगा। वेलोसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी का, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये कुछ है जो आप इन पॉइंट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, जो मैंने अभी बताया उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए एक चीज़ और, साउंड जो आपको ट्रेवल करता है ना वह वाइब्रेशन के रूप में करता है, लेकिन वह जो है प्रोपागेट कैसे करता है, वेव के फॉर्म में।
ठीक है, अब ठीक है वाइब्रेशन तो हो रहा है, पर वाइब्रेशन हो रहा है तो वो जा कैसे रहा है, कोई ना कोई वेव को तो फॉलो करेगा, तो वो कौन सा वेव को फॉलो करता है वही देखेंगे। तो इसके लिए हमको वेव समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए वेव कितने टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेव का जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है मैकेनिकल, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो मैकेनिकल जो होता है ना उसी में आता है आपका साउंड वेव। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपका आ गया एक्सरे, यूवी लाइट रेज, ये सब। ठीक है, तो अब देखिए मैकेनिकल का जो होता है ना, साउंड मैकेनिकल में आता है, लेकिन फिर से मैकेनिकल का दो पोर्शन होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स। ठीक है, तो साउंड कौन सा फॉलो करता है, साउंड आपका फॉलो करता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा लॉन्गिट्यूडनल क्या है और ट्रांसवर्स क्या है। तो देखिए जब आप किसी भी मतलब कोई भी आपका जैसे कि स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग को अगर आप थोड़ा सा खींच के छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, आपको कई जगह पे जो है स्प्रिंग कंप्रेस लगेगा, कहीं वो मतलब अलग लगेगा इस तरह से, यानी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। वो मैं आपको पिक्चर से अभी सॉल्व कर दूंगा, बता दूंगा कैसा होता है। और ट्रांसवर्स वेव का क्या एग्जांपल है, जैसे स्ट्रिंग वेव, जो स्ट्रिंग कहीं पे आप लगा दिए और उस पर जो टेंशन क्रिएट हुआ, उससे जो वाइब्रेशन हुआ और साउंड प्रोड्यूस हुआ, सॉरी उससे जो वाइब्रेशन हुआ उसको क्या बोलते हैं, उससे जो वेव बनेगा उस वेव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो मैंने आपको ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल क्या हुआ, लाइट हो गया, और लॉन्गिट्यूडनल का क्या हो गया, साउंड वेव हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो है वह है आपको लॉन्गिट्यूडनल और नीचे वाला जो है ट्रांसवर्स है। आप देखे होंगे लाइट हमेशा इस फॉर्म में ट्रेवल करता है, और जो साउंड है वो ऐसे ही होता है, कहीं ज़्यादा फिर कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, इस तरह से। जब भी आपको स्प्रिंग या थाली में अगर आप जोर से मारेंगे ना तो आपको कंपन सुनाई देगी, वो कंपन जो है वो इसी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसीलिए यह क्या हुआ, साउंड हुआ, लॉन्गिट्यूडनल वेव हुआ। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं आपको कंप्रेशन। यहाँ क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है साउंड, ज़्यादा है यहाँ पे, ज़्यादा है ना ये, तो इसको क्या बोला, कंप्रेस हुआ। और यहाँ यहाँ आपका इंटेंसिटी कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये है रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, और जब ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो उसमें आपका बहुत सारा चीज़ होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि उसमें क्या है, उसी को लेकर के जो है हम आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे वेव का, और उसके बाद जो है हम चलेंगे अगले टाइप की तरफ कि साउंड जो है कितने टाइप का होता है, क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स समझ में आ गया, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए साउंड जो होता है ना, उसका साउंड का नहीं, अभी मैं आपको वेव का समझा रहा हूँ। वेव में अभी आपने देखा कंप्रेशन, कंप्रेशन आपको समझ में आया, जहाँ पे क्राउडेड हो, जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, वही जो है दूसरे पोर्शन में क्या हो जाता है, ट्रांसवर्स में क्या हो जाता है, क्रेस्ट। यानी ये जो आपका है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना साउंड, ये देखिए ये जो आपका साउंड है, ये इस जगह जो है कंप्रेशन हुआ है और इस जगह रेयर फ्रैक्शन हुआ है क्योंकि इंटेंसिटी कम हुआ है। तो ये जो टॉप है ना, ये पूरा डिस्टेंस, ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नेगेटिव साइड में जो पूरा डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ ये होता है। ओके, चलिए अब देखिए कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। रेयर फ्रैक्शन जहाँ पे जो है क्राउड कम होगा, इंटेंसिटी कम होगी, उस एरिया को क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन, यानी पार्टिकल्स जो है काफ़ी फैले हुए रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड जो है ना वो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ देखिए इससे आपको समझ में आएगा, यहाँ एम्पलीट्यूड क्या है कि मैंने आपको क्या बोला, ये जो क्रेस्ट है या ट्रफ है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस, ये इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, ये क्या हुआ, मीन पोजीशन। तो इस पर जितना हाई मैक्सिमम हाइट तक जो जाएगा, तो मीन पोजीशन और हाइट के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब है आपको एम्पलीट्यूड के बाद ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या हुआ, चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, वो हुआ आपका ऑसिलेशन। ठीक है, मतलब यहाँ से गया, एक बार अप हुआ, एक बार डाउन हुआ और फिर जो अप हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, यह हुआ आपका एक ऑसिलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन।
फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए वेव पर यूनिट टाइम, यानी पर सेकेंड में, एक सेकेंड में जितना बार ये ऑसिलेशन करेगा उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं आप फ्रीक्वेंसी। पर सेकेंड में ये यहाँ से गया और वापस जब ये यहाँ को पहुँचा तो उसको क्या बोलते हैं, ये एक साइकिल हुआ, और ऐसा साइकिल जितना एक सेकेंड में होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, राइट। अच्छा, अब देखिए, लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड, करेक्ट है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये आपका एम्पलीट्यूड है तो ये जितना बड़ा होगा साउंड उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। हैंस हाइयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हाइयर इज द पिच। अच्छा, अब देखिए, अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा यानी एक सेकंड में ज़्यादा साइकिल करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वह जो है पिच जो है हाइयर होगा, लेकिन श्रिल द साउंड, लेकिन साउंड क्या हो जाएगा आपका, श्रिल हो जाएगा, ठीक है। साउंड जो है आपका जो है गूंजता हुआ सुनाई देगा, ठीक है, उसमें जो है थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी आपको, तो उसको क्या बोलते हैं, श्रिल साउंड। तो यही हो गया कि जैसे कि अगर साउंड जब बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, जो है सॉरी, जब एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो साउंड भी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब टाइम पीरियड क्या हुआ, कि टाइम पीरियड हुआ कि जब टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, समझ में आ रहा है, या तो दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं, हाँ सॉरी, वो थोड़ा सा क्या हुआ कि गला में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा देर के लिए उसको पॉज कर दिया। तो मैं क्या बता रहा था कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन, यानी दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो टाइम होता है करने में, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। जब आपका एक, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, ये मान लीजिए यहाँ से ये गया, ठीक है, उसके बाद जो दोबारा शुरू हुआ, तो ये जो बीच का टाइम है उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई टी, और यह जो है आपका ऐसा यूनिट इसका होता है आपको सेकेंड, और टाइम पीरियड जो है वो 1 ऑसिलेशन होता है, सॉरी 1 फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो उसका 1 अगर आप करेंगे तो वह क्या हुआ, टाइम पीरियड, समझ में आया। तो द टाइम टेकन बाई टू कंसेक्यूटिव कंपेरिजन और रेयर फ्रैक्शन टू क्रॉस ए फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, एक फिक्स पॉइंट को, देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर ये आपका एक है, एक साइकिल है, तो एक मान लीजिए ये एक फिक्स पॉइंट है, इसको क्रॉस करने में, इस पूरे को, यानी ये जो पूरा है इसको यहाँ से मान लीजिए क्रॉस करने में जितना टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। चलिए, वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको जब बोला जाएगा कि टाइम पीरियड क्या है, तो यहाँ देखिए, सॉरी वेवलेंथ क्या है, देखिए यहाँ से था एक और दूसरा यहाँ पे है, ये क्या हुआ आपका, दो, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, या फिर आप यहाँ से लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लीजिए, इस दोनों के बीच का जो दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका वेवलेंथ, क्या हो गया आपका, वेवलेंथ हो गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। चलिए, वेवलेंथ समझ में आ गई, इसको जो है डिनोट करते हैं आपको मीटर से। अब देखिए स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, तो स्पीड में को हम क्या बोलते हैं, स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी आपका आपका जितना आपने दूरी तय किया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है हमारा, यहाँ डिस्टेंस मतलब क्या, वेवलेंथ, वेवलेंथ को मीटर में नापते हैं, वो डिस्टेंस के बराबर हो गया, तो हो गया लेमडा, ठीक है। और यहाँ जो टाइम है वो क्या है, सेकेंड में होता है, तो यानी 1/s है यहाँ, तो 1/s क्या होता है, टी, तो क्या होगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी होता है, तो क्या होगा, लेमडा एफ, यानी स्पीड और क्या होगा, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, याद रहेगा। चलिए, तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या होता है। अब एक एग्जांपल देख करके मैं आपको बताऊंगा कि हमने अभी तक क्या सीखा और कैसे करना है। ए साउंड वेव हैव ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़, 2 किलोहर्ट्ज़, देखिए जो फ्रीक्वेंसी है ना उसका ऐसा यूनिट होता है हर्ज, ठीक है, हर्ज। और इंडिया में आप बोले तो मैक्सिमम नहीं, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी क्या माना जाता है, 50 हर्ज, याद रखिएगा। जहां आपको हर्ज में फ्रीक्वेंसी ना दिया रहे और उसको आपको सपोज करना पड़े तो आप हमेशा क्या सपोज करेंगे, 50, याद रखना इसको। अब देखिए आप, तो देख लिए कि 2 किलो हर्ज है, लेकिन हर्ज होता है, ये याद रखना है, और 1 किलो हर्ज इज इक्वल्स टू 1000 हर्ज। तो यहाँ 2 किलो हर्ज है, यानी कितना, 2000 हर्ज। और वेवलेंथ आपका कितना है,
35 सेंटीमीटर, लेकिन हमको क्या करना होगा, उसको मीटर में लाना होगा, तो 0.35 मीटर हो गया। ठीक है। स्पीड ऑफ वेव अभी हमने देखा क्या होगा, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, आपका स्पीड निकाल लिया। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, यानी आपको टाइम मांग रहा है। टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5, स्पीड आपको निकालना था, जो हमने निकाल लिया। क्या है वो, 700 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखिए, तो आपका जो टाइम है वो क्या होगा, 1500/700। 1500 कहाँ से आया, यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है, और हमारा जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में है, तो हमने इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100,000 से इंटू किया, तो ये निकल के आ गया 2.1 सेकेंड। यानी साउंड को कितना टाइम लगेगा 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने में, 2.1 सेकेंड। ठीक है। तो साउंड में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का पोर्शन हम लोग कल करेंगे। कल वाली क्लास जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग साउंड्स के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, कितने टाइप्स होते हैं, क्या होता है। कल उसमें जो और जो क्वेश्चंस भी उससे आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा एरिया में क्या क्या पूछा जाता है। तो कल वाली क्लास आपकी साउंड की काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आज वाली क्लास को आप अच्छे से रिवीजन करें, जो बताया वो समझे कि वेव्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बताया वो क्या है, कैसे साउंड प्रोपागेट करता है, ये कर ले। बाकी चैनल पे बने रहे। कल आता हूँ आपका फिज़िक्स का दूसरे क्लास को लेकर के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो आप जो है कल के लिए अच्छे से तैयार रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।